ऐसे स्टूडेंट जिन्हें बहुत ज़्यादा नींद आ रही हो या बेचैनी हो, सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो, तनाव में जी रहे हो, तो उनका मेरे पास एक फॉर्मूला है, वे बहुत ध्यान से सुनो। इसका पता क्या कारण है? इसका कारण ये है कि वे वीडियो को बीच में ही छोड़ते हैं और एकदम से ही अलग अलग तरह की चीज़ें जो है सर्च करने लगते हैं, है ना। अगर आप किसी भी यूट्यूबर की वीडियो देख रहे ना, मेरी नहीं, आप किसी भी यूट्यूबर की वीडियो देख रहे और वो एजुकेशन से संबंधित है, तो अगर आप उसको बीच में छोड़ोगे ना तो भैया यही हाल होगा, ठीक है। तो ध्यान रहिए मेरी बातें, तो आप देखो ही ना, या फिर देखो तो उसको समझो और उसको पूरी तरह से फॉलो करो, उसके जो नियम हैं उसको समझो, ठीक है। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विकास लेक्चर में। और इस प्लेटफॉर्म पर यहाँ एग्जाम तक आपको दुनिया भर के टेस्ट कराए जाएंगे, दुनिया भर की वीडियो भेजी जाएंगी और प्रयास ये रहेगा कि आगे चल के लाइव क्लास के माध्यम से भी जो है आपको तैयारी के लिए सपोर्ट किया जाएगा पूरी तरह से। तो आज का जो वीडियो है 12th क्लास का केमिस्ट्री का जो तीसरा पेपर है हमारा, उसका पहला वीडियो हमें यहाँ सोल्व करना है। और इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, जब मैं बार बार ये कहता हूँ ना कि हमें पेपर को उखाड़ कर फेंकना है, तो कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि पेपर को उखाड़ के फेंकना है सच में। तो भैया पेपर को उखाड़ कर नहीं फेंकना है, पेपर कहीं गड़ा हुआ नहीं होता कि जो आप उसको उखाड़ कर फेंकोगे। आपको केवल क्वेश्चन को उखाड़ कर फेंकना है और वो भी उसको हल लिख के। ये नहीं कि आप गए वहाँ और पेपर हाथ में लिया और फाड़ के फेंक दिया, ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा, फिर तो आप फेल हो जाओगे, समझ रही है बात। और वहाँ जो कक्ष निरीक्षक होगा वो भी आपसे बहुत ज़्यादा नाराज होंगे, है ना। तो आपको इस तरह की हरकत बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। पर्सन को उखाड़ कर फेंकना है भाई, पेपर को उखाड़ कर नहीं फेंकना। तो चलो देखो अगला क्वेश्चन हमारा इसमें जो है, तो देखो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहले का क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। 8 ग्राम NaOH 450 ml विलियन में घुला है, विलियन की मोलरता ज्ञात करनी है। मोलरिटी पूछ रहा है आपसे और इसका मान दिया हमें ए ऑप्शन में 0.44 m, 0.23 m और 0.032 m और 0.004 m। इसका क्या मतलब है? m का मतलब होता है मोलरता, और अगर नॉर्मलता होती है तो इसके पीछे लिखता है बड़ा N। समझ रहे हैं आप बात? देखो इस क्वेश्चन को हम पहले सोल्व करेंगे, उसके बाद ही इसका आंसर निकाल पाएंगे, क्योंकि वैसे तो ये निकलने वाला है नहीं, है ना। जो बच्चे इस तरह के न्यूमेरिकल में बिल्कुल मतलब डरते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अंदाजे से ही लगा देते हैं, ठीक है। और कभी कभी ठीक भी हो जाता है, ये भी नहीं कि हर बार उनका क्वेश्चन गलत ही होता है, बस बैठ जाता है कभी कभी। लेकिन आपको ऐसा ट्रिक बिल्कुल भी नहीं अपनाना कि कोई सा ऑप्शन देखो और लगा दो। आपको प्रयास ये करना है, अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ना या यूनिट वगैरह का कोई क्वेश्चन है इस तरह का जिसमें मात्रक वगैरह कोई चीज दे दी, तो उसको आप एक बार सोल्व करके देखो, समझो, उसके बाद ही अपना ऑप्शन चुनो, ठीक है। जल्दबाजी में एक नंबर बच्चे खराब कर देते हैं, और ये एक नंबर के आपको 5 या 6 क्वेश्चन मिलते हैं, यानी कि 5-6 क्वेश्चन करने के लिए लॉन्ग क्वेश्चन में आपको बहुत ज्यादा लिखना होता है, तब मिलते हैं। और यहाँ केवल ऑप्शन चुनने के आपको पूरे नंबर मिल रहे हैं। तो आपको इन क्वेश्चनों में तो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगा के देखो तो एकदम एक नंबर मिल जाता है। तो देखो जरा इसमें मोलरता पूछ रहा, और आपको बहुत अच्छे से पता है कि मोलरता का सूत्र होता है आसान सा। तो मोलरता का सूत्र क्या होता है बताओ? W/M और गुणा आयतन। आयतन ml में दे रखा तो 1000 लेंगे, अगर क्या दे रखा आयतन ml में दे रखा तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1000 की, और अगर आपको आयतन लीटर में दे रखा है तो फिर आपको 1000 लिखने की यहाँ सूत्र में जरूरत भी नहीं है, ठीक है। इतना समझ में आया? यहाँ देखो मात्रा कितनी है, 8 ग्राम है, 8 ग्राम लिख दो। अनुभार NaOH का अनुभार, ये समस्या हो सकती है आपके लिए। देखो अनुभार ज्ञात करेंगे जरा, NaOH का अनुभार एकदम सिंपल है। सोडियम का अनुभार कितना होता है? 23 होता है, क्या बताओ? ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, और हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। सबको ऐड कर लो, 6 और 3 9 और 1 10, 0, ठीक है, 1 बच गया, 2 3 है ना, और 1 4, तो कितना होगा? 40। तो 40 गुणा 1000 और बटे आयतन कितना है इसका? आयतन 450 ml है,
देखो बात पे गौर करो, अगर यहाँ लीटर होता ना तो फिर आपको यहाँ 1000 लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। बैठा दो ये बात दिमाग में। तो यहाँ आयतन है किसमें, ml में, तो ऊपर हमने 1000 लिया, ठीक है, कितना दिया 450 ml। देखो अब इसे सोल्व कर लो बस, कोई सा चेहरा जो है इससे मैच कर जाएगा इसके आंसर से, वही इसका ऑप्शन हो जाएगा सही। तो फिलहाल मैं 2 जीरो से 2 जीरो काट लूं, और चलो अब देखो ये तो 4 दूनी 8, इसे भी काट दिया, ठीक है। चलो से एक काम करो, इसे 5 से 2 से काटो, 2 पंजे 10, और ये कितनी बार कटेगा, 9 पंजे 45, यानी कि 2 दूनी 4/9, 4/9। अब 4 को भी भाग दे लो, चलो देखो कटने का नहीं तो 0 पॉइंट, ठीक है, 9 चौक 36, ठीक है, कितने बच गए 4 पॉइंट तो लगी रहा, 0 बढ़ा लो, 9 चौक 36, 0.44 मैच कर रहा, कोई सही हो रहा। तो राइट आंसर इसका पहले का तो पहला ही होगा, है ना। तो ये इस तरीके से आप कर सकते हो। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ लिया करो। कई बार ऐसा होता है कि किसी को कोई क्वेश्चन सोल्व करते टाइम दिक्कत हो रही हो तो आप मुझे वहीं कमेंट कर दिया करो। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि अगर आप मुझे कोई कमेंट करोगे तो उसका रिप्लाई देने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो समझ में आ गया आपके क्वेश्चन, देखो कितना आसान क्वेश्चन था। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, देखो कितना मजेदार क्वेश्चन दे रखा। सेमी इनवर्स ओम इनवर्स है, भाई ये किसका मात्रक है, इस बात का हमें यहाँ पता लगाना है कि ये मात्रक किसका है ना। बात को उसने पूरा तो खोलना नहीं, लेकिन आपको क्वेश्चन देखते ही समझ जाना है कि वो आपसे क्या उम्मीद कर रहा है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा। देखो इसमें हमें क्या करना, प्रतिरोध का मात्रक तो बिल्कुल नहीं हो सकता जहां तक मुझे लग रहा। क्यों, क्योंकि प्रतिरोध का मात्रक तो खाली ओम ही होता है। अब ओम इनवर्स वाली बात आ गई तो इसका मतलब ये है कि ओम इनवर्स वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। हाँ अगर यहाँ ओम ना होता तो हम विचार कर सकते थे कि भाई कभी निकल के आएगा वो, भौतिक विज्ञान बड़ा खतरनाक विज्ञान है, कभी उसके अंदर से कहीं सूत्रों में से सूत्र बना के कहीं दे दी हो, है ना। और मुझे फिलहाल जो विद्युत धारा का मान, विद्युत धारा का मात्रक वैसे तो एम्पियर हो, है ना, ये तो सिंपल ही है, पर हो सकता है ये हो, लेकिन फिलहाल आप गौर करके देख सकते हो। तो चलो एक काम करो, V/I बराबर R हो है, V/I बराबर, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये भी इसका आंसर है। आयतन का तो लीटर या इस तरह से मिलीलीटर इस तरह के होता है विशिष्ट चालकता, पर अभी विशिष्ट चालकता पे केवल हमें डाउट है। तो एक काम करेंगे, जिस क्वेश्चन का ये आंसर लग रहा है ना हमें, यानी कि जिस पे हमें डाउट हो रहा, तो अपना डाउट उसी से दूर करो, हो सकता है ये इसका निकल जाओ, क्योंकि ये तो बिल्कुल लग नहीं रहे, लेकिन फिर भी भले ही ना लग रहे हो, भले ही आपको ऐसा महसूस हो रहा कि इसका वास्तव में विशिष्ट चालकता हो सकता है, लेकिन फिर भी एक बार डाउट दूर करना चाहिए हमें। और इसका जो फॉर्मूला होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है कप्पा बराबर 1/ρ, है ना, कप्पा बराबर 1/ρ, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, विशिष्ट चालकता कहलाता है। एक बार और सुनो, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता कहलाता है। दिमाग में बात आ गई, चलो देखो तो फिर अभी मात्रक तो हमें इसका भी नहीं पता, अब ये फिर एक नई समस्या है, लेकिन हमें प्रतिरोध का पता, प्रतिरोध बराबर क्या हो, L/A। तो यहां से हम एक काम करेंगे, यहां से हम रो का मात्रक निकाल लेंगे, बताओ निकाल लेंगे क्या, तो बताओ रो बराबर क्या निकलेगा, RA और बटे में है L, R का मात्रक ओम और इसका मात्रक सेमी की 2, क्योंकि बात वो सेमी में कर रहा है ना। अगर वो बात यहाँ मीटर में करता तो मैं फिर मीटर रखता, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक सेमी गुणा सेमी, मीटर गुणा मीटर, समझ आई नहीं बात। तो L का मात्रक सेमी, तो 1 सेमी से तो 1 सेमी कट गया, तो ये बच गया आपके पास इतना। अब आप यहाँ रखोगे ना कप्पा में, बताओ 1/ओम और सेमी, तो जब ये दोनों भाई ऊपर जाएंगे तो ओम इनवर्स सेमी इनवर्स, यानी कि दोनों में इनवर्स आ रहा, तो इसका मतलब इसका आंसर राइट यही है, ठीक है। समझ में आ गई बात। देखो कितने आसान तरीके से हम यहाँ मात्रक निकाल सकते हैं। आप चाहो तो अगर भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हो ना, क्योंकि ये क्वेश्चन एक तरह से विद्युत रसायन पाठ से लिया गया, और विद्युत रसायन पाठ का मतलब है कि कहीं ना कहीं ये चैप्टर भौतिक विज्ञान के जैसा ही है, और वैसे तो ये पाठ आपका फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर ही आ रहा पूरी तरह से। तो यहाँ आप इसका मात्रक के साथ साथ वी में सूत्र भी निकाल सकते थे, है ना, ठीक है। चाहो तो स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले क्वेश्चन को देखें। तो देखो निम्न में सर्वाधिक स्थायी है AsH3, SbH3, NH3, PH3, ठीक है।
कुछ बच्चे तो इन्हें क्वेश्चन के ऑप्शनों को देख देख के डर रहे होंगे, इनको यार ये पता नहीं कैसे ऑप्शन दे दिए, एकदम डर लग रहा, फजीता हो रहा, बहुत खतरनाक वाला है ना। तो आपको डरने की जरूरत नहीं, ठीक है। इस भावना से मुझे एक कहानी याद आ गई, छोटी सी कहानी है, पहले उसे सुन लो फिर इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे, है ना। तो एक बार ऐसा हुआ कि प्रभु जो है ना, जिसे आप ईश्वर कहते हो, भगवान कहते हो, अल्लाह कहते हो, या आप जिस रूप में भी उसको मानते होंगे, तो एक बार वे वन से गुजर रहे थे, तो उन्हें देख के खरगोश जो है डर गई। तो खरगोशों ने सोचा कि यार ये ईश्वर है, तो चलो आज इनसे मिलने का अवसर मिल गया। तो उन्होंने ईश्वर को प्रणाम किया। तो ईश्वर ने कहा कि बताओ आपकी क्या समस्या है। तो खरगोशों ने कहा कि महाराज हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उन्होंने कहा क्यों? कि वो इसलिए कि हमारे जो हार्ट की धड़कन है ना, हमारे जो दिल की धड़कन है, वो बहुत जल्दी बढ़ जाती है, चाहे कोई जानवर हो या ना हो, हमें डर बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है। इसलिए हमें कुछ और एनिमल बना दो, और सारे जीवों में हम सबसे ज़्यादा डरपोक खुद को महसूस करते हैं, ठीक है। हमसे ऊपर सब हमसे लीडर ही लीडर हैं, और हम सबसे जूनियर हैं, कहने का मतलब ये हुआ। तो उन्होंने कहा कि यानी कि तुम्हारी समस्या ये है कि तुमसे कोई ना कोई डरे। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, ऐसा तो होना चाहिए कि कम से कम हमसे तो कोई डरे, ताकि हमें भी गर्व महसूस हो कि हम खरगोश हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको जो है बदल दूंगा, आपकी प्रजाति को बदल दूंगा, और इसके स्थान पे मैं आपको कुछ और बना दूंगा। लेकिन मेरा एक टेस्ट है, यानी कि मेरी एक सलाह है, आप एक काम करो, कल सुबह आप नदी के किनारे जाओ, यानी कि समुद्र तट भी आप समझ लो चाहे, तो नदी के किनारे जाओ सुबह के टाइम, और वहाँ जाने के बाद आप मेरे पास आना, और उसके बाद मुझे बताना कि आपको बदलना है या नहीं बदलना। तो खरगोश ने कहा ठीक है। तो बात तय हो गई, गए नदी के किनारे गए, और सुबह सुबह का समय था, वातावरण एकदम ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी ना बहुत ज़्यादा सर्दी, और वहाँ नदी के किनारे जो है मेंढक बहुत सारे बैठे हुए थे। तो जैसे ही खरगोश वहाँ पहुँचे, तो देख के मेंढक उन्हें जो है पानी में छलांग लगा गए। खरगोश को बड़ा अच्छा लगा, यार ये तो कमाल हो गया, ये तो मेरे से डर के दिखा है भाई। डर के क्या, इन्होंने तो नहर में कूद के आत्महत्या कर ली, ये तो इसका मतलब ये है कि हम भी बहुत बड़े हैं अपने आप में, यानी कि दुनिया में हमसे भी छोटे हैं। तो चलो खैर जो भी हो, ये तो बहुत अच्छी बात है कुल मिला के। तो वे जो है वहाँ जहाँ प्रभु का स्थान था वहाँ गए, उनको प्रणाम किया, और भाई कहा कि प्रभु हम जैसे हैं हम ठीक हैं, हम अपनी प्रजाति जो है बदलना बिल्कुल नहीं चाहते। तो उन्हें तो पहले ही इस बात का आभास था। तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्या हो गया जो आप एक दिन में अपना निर्णय बदलना चाह रहे हो, यानी कि अब तो मैं आपको बदलूंगा कुछ भी हो जाओ। उन्होंने कहा नहीं कि तो फिर कारण बताओ, क्या कारण है। तो उन्होंने कहा कि हमसे भी छोटे हैं, यानी कि जब हम नदी के पास पहुँचे तो डरना तो दूर की बात है, हमारी तो केवल धड़कन ही बढ़ती है, मरते तो हम फिर भी नहीं हैं। लेकिन वहाँ जो मेंढक बैठे हुए थे उनकी हालत तो इतनी खराब हो गई हमें देख के कि उन्होंने सिर्फ हमें देखने देखने से ही आत्महत्या कर ली। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि कुछ जीव यहाँ ऐसे भी हैं जिन्हें खरगोश तो पसंद हो ना हो, लेकिन वे देख के आत्महत्या कर बैठे। तो भाई ऐसा है, क्वेश्चन को देख देख के आपको डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा का मुकाबला करो, है ना। तो देखो आपको एक बात बताता हूँ, ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यार यहाँ सब में हाइड्रोजन है, और सब में जो है 3 लगा हुआ, जरा गौर करो, देखो H3 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 H3। इसका मतलब थोड़ी सी राहत तो मिली गई होगी कि चलो यार ये तो राहत वाली बात है, यहाँ भी H H H आ रहा, सारे में है 3 भी आ रहा, यानी कि सारी चीजें सेम आ रही।
तो ये तो आपको क्लियर हो ही गया कि सारी जगह चीजें सेम है। अब देखो, अब मजे की बात, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है मेरे भाई? 7 होता है। क्या? 7। और जैसे जैसे, चलो हमें परमाणु क्रमांक से हालांकि कोई मतलब नहीं, चलो मैं लिख भी नहीं रहा, ठीक है, परमाणु क्रमांक से हमें यहाँ कोई मतलब नहीं, तो मैं लिखता भी नहीं, ठीक। और इसके बाद आता है फास्फोरस। हम नाइट्रोजन परिवार की बात कर रहे हैं। जैसे आप कहो ना कि परिवार, खानदान, तो इसी तरीके से आवर्त सारणी में भी परिवार होते हैं। कार्बन परिवार, नाइट्रोजन परिवार, हैलोजन परिवार, है ना, उत्कृष्ट गैसीय परिवार, ठीक है, ये सब क्या है? ये परिवार ही तो है नहीं। तो नाइट्रोजन अपने परिवार का सबसे मुख्य तत्व है। तो नाइट्रोजन सबसे ऊपर, इसके बाद फास्फोरस। बताओ इसके बाद क्या रखा जाएगा? इसके बाद आर्सेनिक आता है क्या? और फिर इसके बाद एंटीमनी, ठीक है, आर्सेनिक, एंटीमनी। इतना समझ में आ गया आपकी? और इसके बाद बता, एक तत्व और आता है, उसका नाम जानना चाह रहे हैं? उसका नाम है लेड। इसका परमाणु क्रमांक होता है 83, है ना। तो देखो यहाँ भी आपने हाइड्रोजन को जोड़ा, यहाँ भी हाइड्रोजन को जोड़ा, यहाँ भी हाइड्रोजन को जोड़ा आपने, और यहाँ भी हाइड्रोजन को जोड़ा, यहाँ भी हाइड्रोजन को जोड़ा, ठीक है, यहाँ भी हाइड्रोजन को जोड़ा। अब क्या होगा? यहाँ पे बिस्मत है, ठीक है, पर इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें केवल इन पे देखना, ठीक है, बिस्मत को नहीं देखना, हमें केवल किसको देखना? इसको देखना। तो इसको बिठा दो। 4 ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है, ज्यादा एडवांस सही नहीं है, खतरनाक हो सकता है। तो देखो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, इनको मैंने क्रम में रखा और परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा। और आपको ये बात बहुत अच्छे से पता कि जब हम ऊपर से नीचे को चले ना तो परमाणु क्रमांक बढ़े, और जब इनके परमाणु क्रमांक बढ़ेंगे ना, एटॉमिक नंबर बढ़ेंगे, तो मेरे भाई एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ जो हाइड्रोजन के प्रति व्यवहार है ना, तो घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि हाइड्रोजन का तो बेचारे का परमाणु क्रमांक ही 1 होता है, और तुम वहां जिसका परमाणु क्रमांक 51 है या 83 है, इस तरीके से उनके साथ रखने की कोशिश कर रही है, तो वो तो क्रिया के साथ ज्यादा स्थायी नहीं बनाने का, मतलब अस्थायी बनाएगा। अब इस क्वेश्चन में उसने पूछा कि इनमें सबसे स्थायी कौन सा है, यानी कि वो बात कर रहा है स्थायी की, और मुझे जहां तक लग रहा है स्थायी सबसे ज्यादा जो बनाएगा वो कौन बनाएगा? बताओ। वो नाइट्रोजन बनाएगा क्या? नाइट्रोजन, कहा नाइट्रोजन? ये रखा। नाइट्रोजन क्यों बनाएगा? क्योंकि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक अपने परिवार में सबसे कम है। इसका मतलब हाइड्रोजन के प्रति इसकी क्रियाशीलता सबसे ज्यादा है, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन के प्रति ये सबसे ज्यादा क्रियाशील है। और क्रियाशील होने का एक रीजन और बताऊं? क्रियाशील होने का एक रीजन ये है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है इसके साथ, क्योंकि एक ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको फोन वाली बात बताई थी, FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, यानी कि यहाँ नाइट्रोजन भी है और हाइड्रोजन भी है। इसका मतलब ये लिक्विड अवस्था में ही रहता है, और सबसे ज्यादा यहाँ क्या है? अस्थाई यौगिक बना रहा है, यानी कि NH3 जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा अस्थाई है। अगर मैं फास्फोरस की बात करूं, क्या मैं अगर फास्फोरस की बात करूं तो ये क्या होता है? ये होता है गैसीय अवस्था में होता है क्या, ठीक है। आप मुझे इसके बारे में बताओगे कमेंट करके, आर्सेनिक के और क्या एंटीमनी के बारे में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि हाइड्रोजन के साथ जब ये क्रिया कर लेते हैं तो गैसीय अवस्था में रहते हैं या द्रव अवस्था में रहते हैं या किसी और तरह की अवस्था में रहते हैं, ठीक है। तो आपका ये होमवर्क है, आप मुझे जरूर बताएंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो NH3 के साथ अमोनिया के साथ चला जाएगा, ठीक है। पूरी तरह से डाउट जो है क्वेश्चन का क्लियर होना चाहिए। दुनिया में ना कोई माँ की जगह ले सका, कोई कह दे क्या होती है माँ आखिर, क्या होती है माँ। दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ, थोड़ा सा पढ़ाई से हटकर बात है। जो माता पिता हमें पढ़ा रहे हैं, हम पर खर्च कर रहे हैं और खुद पता नहीं किन हालातों में जी रहे होंगे, तो थोड़ा सा उन पर ध्यान दे लिया करो, क्योंकि इस जीवन में उनका हमारे सिर पे जो है, जीवन देने के पीछे जो है एक बहुत बड़ा संयोग है, बहुत बड़ा राज है। क्योंकि अगर हमारे जन्म के समय उनसे जरा सी भी लापरवाही हो जाए तो शायद हम हाथ पैर से, दिमाग से, मानसिक रूप से किसी और चीज़ से ग्रस्त हो सकते थे।
लेकिन हमें अपने आप को बहुत अच्छा मानते हैं कि उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, किसी काबिल बनाया और आज भी हमारे साथ जो है पूरी तरह से बिना किसी स्वभाव के, बिना किसी लालच के हमारे साथ हैं। तो उनके साथ थोड़ा सा इज्जत से पेश आ जाया करो, क्योंकि कई बार हम छोटी बड़ी बातों को लेकर घर में उत्थान मचा देते हैं, उनको बहुत ज़्यादा दुख दे देते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं। तो थोड़ा सा वीडियो को रोक कर जो है आप इस बात का मनन करें, समझें इस बात को कि सब कुछ उन्हीं की वजह से ही है, और जबकि उनको इस बात का हमसे कोई भी लालच नहीं है कि हम उनके सपनों को साकार करेंगे भी या नहीं करेंगे। हमारे हाथ में जो मोबाइल है वो हमें जिस कार्य के लिए दिया गया है कि हम उसका सदुपयोग कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, तो आपसे केवल इतनी सी थोड़ा सा निवेदन करता हूँ कि आप जो है उनकी बातों को मानिए, क्योंकि दुनिया में आपको हर कोई धोखा दे सकता है, हर कोई नुकसान पहुँचा सकता है, लेकिन दुनिया में आपको जो आपके माता पिता है उनसे अच्छा दोस्त, उनसे अच्छा भगवान, उनसे अच्छा ईश्वर, उनसे बड़ा कोई अल्लाह आपका नहीं हो सकता। ये हकीकत है, ठीक है। और सच्चाई थोड़ा कड़वी होती है, लेकिन सच्चाई दोस्तों यही है। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि ओजोन का एक ऑक्सीकारक गुण लिखिए। तो भैया ऑक्सीकारक गुण हमें यहाँ लिखना है। अब ये ऑक्सीकारक गुण क्या होता है भाई? अब ऑक्सीकारक गुण जब होता है तो लिखना तो पड़ेगा ही। चलो देखो, हमारे पास मान लीजिए क्या, हमारे पास लेड है, और लेड क्या है, लेड सल्फाइड है, और इसको हम थोड़ा सा इंडस्ट्री की अगर बात करें ना तो हम इसको गैलेना के नाम से जानते हैं। क्या, लेड सल्फाइड को हम गैलेना के नाम से भी जानते हैं। तो फिलहाल आप इतना याद रखिए कि लेड सल्फाइड का क्या करेंगे, हम ऑक्सीकरण करेंगे, यानी कि इसको हम ओजोन के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर ये देखना है, ठीक है। तो देखो हमें यहाँ क्या मिलने वाला है, हम चाहे तो यहाँ लेड सल्फेट भी बना सकते हैं। क्या, लेड सल्फेट हमें यहाँ मिल सकता है, और साथ में हमें ऑक्सीजन भी मिलता है, ठीक है। अब कुछ बच्चे परेशान हो रहे होंगे कि जी डायरेक्ट समीकरण लिख दिए, मजा तो बिल्कुल भी नहीं आया। तो चलो देखो भाई, मजे वाली बात आ गई, तो अब तो इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जब बात थोड़ा सा मजे वाली आ जाती है तो इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। फिलहाल आप एक बात बताइए मुझे, इस अभिक्रिया को तो बैलेंस कर लो पहले, जब देख लेंगे मजे वाली बात। 4 और 2 6, तो हमने यहाँ लगाया 2, तो भाई वो तो ऑटोमेटिक ही बचे। यानी कि जब हम इसका ऑक्सीकरण करेंगे ना तो हमें क्या मिलेगा, यानी कि ऑक्सीकारक गुण जो होगा हमारा वो क्या मिलेगा हमें, वो लेड सल्फाइड को लेड सल्फेट में ऑक्सीकृत कर देता है। अगर आपको इसका हिंदी लिखना हो तो क्या लिखिएगा कि भैया ये लेड सल्फाइड को लेड सल्फेट में ऑक्सीकृत कर देता है, बस हो गया। पर थोड़ा डिटेल समझो। सबसे पहले क्या होता है, ये जो आप खतरनाक सा देख रहे हैं ना O3, ये सबसे पहले यहां से एक नवजात ऑक्सीजन बनाएगा भाई, नवजात ऑक्सीजन बनाएगा, और ये चला जाएगा O2 बाहर। और ये जो आप देख रहे हैं लेड सल्फेट और लेड सल्फाइड, ये लेड सल्फाइड इस नवजात ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा, क्या बनाएगा, PbSO4, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे आप, 4 लिखेंगे। जब आप यहाँ 4 लिखोगे ना तो इसका मतलब ये है कि ऊपर भी आपको 4 से गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है। क्या करनी पड़ेगी आपको, 4 से गुणा करनी पड़ेगी। तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, इस तरह से भी आप इसको करके देख सकते हो, ठीक है। यहाँ आप इसको जो है आधा आधा करके भी देख सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इतना बड़ा रिएक्शन नहीं है, आप केवल इतना ही इसमें लिखोगे, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूं तो आप केवल ये विक्रिया यहाँ दोगे। चलो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न को विद्युत ऋणात्मकता के क्रम में लिखिए। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, और मैं आपको इसमें एक बात और बता दूं कि जो हमारा क्वेश्चन है ना, ये है आपका हैलोजन परिवार का, और हैलोजन परिवार के क्वेश्चन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि ये किसी भी रूप में ये आपको मिलते हैं जरूर। और यही नहीं, ये आपको कंपटीशन में भी परेशान करते हैं, और ये अलग अलग रूप आके अलग अलग रूप में दिखते हैं, ठीक है। इसको आप बहुरूपता भी कह सकते हो, ठीक है, या फिर आप एक तरीके से ऐसी चीज कह सकते हो कि जो बार बार रंग बदलता हो, यानी कि अलग अलग रंग में आपको परेशान करता हो, जैसे गिरगिट, ठीक है। गिरगिट भी ऐसा ही होता है, रंग बदल लेता है, तो देखो ये भी ऐसा ही है। सबसे पहले आप एक बात बताओ, यहाँ आता है हमारा क्या, फ्लोरीन आता है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, यानी कि परमाणु क्रमांक के क्रम में जब आप इनको लिखोगे तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, फ्लोरीन आएगा। इसके बाद आएगा आपका क्लोरीन,
भाई फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17। आगे बढ़ेंगे तो ब्रोमीन मिलेगा और ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 35 होता है क्या। और इसके बाद आयोडीन का 53। तो खैर हमें यहाँ परमाणु क्रमांक से कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है, मतलब हमें परमाणु क्रमांक से नहीं है, हमें मतलब है किससे, हमें मतलब है इसकी विद्युत ऋणात्मकता है से है क्या, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव की यहाँ बात कर रहा है। तो हमें केवल इलेक्ट्रोनेगेटिव के बारे में यहाँ सोचना है। तो इलेक्ट्रिक जो विद्युत ऋणात्मकता है वो क्या होती है, आपको डेफिनेशन पता है क्या विद्युत ऋणात्मकता? खैर आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है। देखो विद्युत ऋणात्मकता का मतलब ये है यहाँ कि जो हमारे पास जिसका आकार सबसे छोटा है, जिसका आकार सबसे छोटा है उसकी विद्युत ऋणात्मकता भी क्या सबसे ज्यादा होती है क्या, यानी कि जिसका आकार यहाँ सबसे ज्यादा है उसकी विद्युत ऋणात्मकता भी कहीं ना कहीं यहाँ क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो आप जब इनको सेट करोगे तो फ्लोरीन को आप पहले लोगे, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। और जैसे जैसे आपका परमाणु क्रमांक बढ़ता जाएगा वैसे वैसे विद्युत ऋणात्मकता घटती जाएगी, क्योंकि जब आप ऊपर से नीचे चलते हो तो परमाणु क्रमांक में क्या होती है भाई, वृद्धि होती है। और जब परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है तो इसका मतलब हुआ क्या, इसका मतलब ये हुआ कि विद्युत ऋणात्मकता के मान में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ने से कक्षकों की जो संख्या है यानी कि जो इसमें ऑर्बिटल है वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आया आपके? जब आप फूल कली बाहर आई यानी कि जब आप ऊपर से चलोगे तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आपको लास्ट में मिलेगा, यानी कि वो सबसे ज्यादा क्या होगा, अस्थाई होगा, यानी कि कम क्रियाशील होगा। यानी कि नीचे से ऊपर को चलोगे तो क्रियाशीलता बढ़ेगी। ठीक है, यानी कि यहाँ फ्लोरीन सबसे ज्यादा क्रियाशील है और फ्लोरीन सबसे ज्यादा क्रियाशील है तो इसका मतलब है कि विद्युत ऋणात्मकता भी इसकी सबसे ज्यादा है। चलो इसका एक एग्जाम्पल मैं तुम्हें और बता रहा, एकदम मजेदार एग्जाम्पल है। मजेदार एग्जाम्पल ये है कि भाई घर में जो सबसे छोटा होता है वो सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है। यानी कि छोटे छोटे बच्चे अगर घर में हों तो आपने देखा होगा वे दिन में भी सोते नहीं है, आराम भी नहीं करते हैं और एक चप्पे वाले गुड्डे की तरह कभी उधर भाग, उछल कूद मचा तो उत्थान मचाओ रखते हैं छोटे छोटे बच्चे। तो ठीक ऐसे ही ये फ्लोरीन है, यानी कि बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है, एकदम क्रियाशील एकदम। और यहाँ क्या, ये तो इतना ज्यादा क्रियाशील है कि पूरी आवर्त सारणी में इसको फर्स्ट स्थान पे रखा जाता है। ये तो इतना ज्यादा क्रियाशील है कि ये तो इतना ज्यादा क्रियाशील है कि पूरी आवर्त सारणी में इसको फर्स्ट स्थान पे रखा गया है। ठीक है, यानी कि पूरी आवर्त सारणी में से ज्यादा उत्थान कोई नहीं मचाता। ठीक है, इसलिए इसको सबसे ज्यादा क्रियाशील माना गया है और इसकी विद्युत ऋणात्मकता भी सबसे ज्यादा होती है। लेकिन हम इस परिवार की बात करें, यानी कि हम अगर इस परिवार की बात करें तो क्या हो जाएगा, इस परिवार में दूसरे नंबर पे आता है कौन, क्लोरीन आता है। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो परमाणु क्रमांक 17 पड़ता है वो क्लोरीन का पड़ता है। तो इसी क्रम में जब आप आगे को जाओगे तो परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो ये क्रम हो जाएगा आपका विद्युत ऋणात्मकता का, यानी कि फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा है, क्लोरीन की इससे कम है, ब्रोमीन की इससे कम है और आयोडीन की सबसे कम है। जरूरत पड़ी तो यहाँ आप एटी भी ले सकते हो, लेकिन एटी क्या है, एक तरह से रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, इसलिए इस बेचारे को यहाँ नहीं लेते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? अब देखो हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो उत्कृष्ट गैसों के उपयोग लिखिए, यानी कि हमें यहाँ 2 उत्कृष्ट गैसों के यूज बताने हैं। ठीक है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन आपको कभी कभार मिल जाता है। ठीक है, कभी कभार का मतलब है कि हर बार ऐसा क्वेश्चन नहीं आता लेकिन कभी कभी आ जाता है। ठीक है, तो ये कभी कभी वाली बात भी आपको छोड़नी नहीं है, आपको इसको इग्नोर नहीं करना कि तो कभी कभी, कहीं ऐसा ना हो कि कभी कभी आपके पेपर में मिल जाए और फिर आपसे सोचो कि पता नहीं यार ये क्वेश्चन कहाँ से दे दिया। तो कभी कभी वाला क्वेश्चन है। और एक मैं मजेदार बात और बताता हूँ, ये जरूरी नहीं है कि आपको ये क्वेश्चन उत्कृष्ट गैस के नाम से ही मिले। ठीक है, सोच लो जरा दिमाग में बात, ये क्वेश्चन आपको अक्रियशील गैस के नाम से भी मिल सकता है, अक्रियशील गैस के नाम से भी मिल सकता है। क्या? अक्रियशील गैस, अक्रियशील गैस। ठीक है, अक्रियशील गैस के नाम से मिल सकता है और ये आपको नोबल गैस के नाम से मिल सकता है। मैं लिख रहा हूं नोबल, नोबल, नोबल गैस के नाम से भी मिल सकता है। और ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है किस नाम से, ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है निष्क्रिय गैस के नाम से भी मिल सकता है, निष्क्रिय गैस के नाम से भी ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है। आपको छोड़ना नहीं है, आपको इसको छोड़ना नहीं है, उखाड़ कर फेंकना है। ठीक है, उखाड़ने का मतलब
इसको फाड़ कर नहीं फेंकना, केवल क्वेश्चन को खाड़ना है। अब देखिए जरा इसका जो उपयोग है, इसके उपयोग बड़े ही आसान है। बस मैंने आपको क्वेश्चन बताया है, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा उल्टा सीधा हो जाए तो बच्चे इसमें गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, उत्कृष्ट मिले या एक्रियसीन मिले या आपको नोबल गैस के नाम से मिले या आपको निष्क्रिय के नाम से मिले, इनमें से कोई भी नाम दिया हो तो समझ लो कि वो क्या कहना चाह रहा। ठीक है, वो आपसे केवल उत्कृष्ट गैस की ही बात कर रहा है। उत्कृष्ट गैस वे होती है कि जिनका ना तो कोई रंग होता ना कोई गंध होती, मतलब जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहीं ना कहीं स्थायी होता है, यानी कि जिनकी बाहरी कक्षा में हीलियम को छोड़ के, एक बात का ध्यान रखें, हीलियम को छोड़ के जिनकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, तो इसका मतलब वे अस्थायी कक्षा वाले होते हैं। यानी कि दुनिया में जैसे कुछ आदमी होते हैं ना जो किसी से मतलब नहीं रखते, यानी कि अस्थायी, ना तो किसी को पैसा दे सकते हैं ना किसी से ले सकते हैं, तो वो क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। ठीक है, वे ऐसे होते हैं कि मतलब, या मतलब क्या, वो किसी से कोई लेना देना करते ही नहीं, ना तो ले सकते ना किसी को कुछ इलेक्ट्रॉन वगैरह यानी कि धन वगैरह कुछ दे सकते हैं। तो ये सेम ऐसा ही है। ठीक है, इससे आप याद रखोगे तो ये ऐसा ही है, क्योंकि नियम यह है कि भैया 8 इलेक्ट्रॉन सबकी बाह्य कक्षा में पूरे होने चाहिए, लेकिन इसकी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, तो इसका मतलब ये अस्थायी लिस्ट में चला गया। ठीक है, ये विशेष परिस्थितियों में कुछ अभिक्रिया देता है, लेकिन अभिक्रिया से फिलहाल हमें कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन में केवल उपयोग से मतलब है, जितनी बात क्वेश्चन में दी गई है हमें उतना ही वहां पर लिखना है। मैंने आपको एक्स्ट्रा बात बता दी, आप इनको अपने दिमाग में चिपका कर रखिए। ठीक है, और अपडेट करते रहिएगा, क्योंकि ऐसा सिस्टम है, ये ऐसा कंप्यूटर, अगर आप भूल जाइएगा ना सिस्टम को, ठीक है, मतलब अगर आप इसको किसी फाइल को खोल लो ना और ये फाइल बिल्कुल बंद पड़ी है, तो भैया इसमें वायरस घुस जाएगा, यानी कि आपको ये फॉरगेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको अपडेट करते रहिए, मतलब पढ़ते रहिएगा। तो हीलियम का उपयोग किसमें किया जाता है, हीलियम का उपयोग, ठीक है, गोताखोर श्वसन के लिए करते हैं, श्वसन के लिए करते हैं। ठीक है, या आप इसमें ऐसा भी लिख सकते हो, हीलियम का उपयोग जो है, हीलियम का उपयोग गुब्बारों में भी किया जाता है, गुब्बारों में भी किया जाता है। तो ये हीलियम का उपयोग गुब्बारों में भी किया जाता है। आप दूसरा लिख सकते हो कि जो आपका क्या है, आपका आर्गन है, आर्गन का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है, किसके, नाइट्रोजन के मिश्रण के साथ। तो मैं लिख दे रहा हूं आर्गन। ठीक है, आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना होता है आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, आर्गन का उपयोग किसमें किया जाता है, ये नाइट्रोजन के साथ विद्युत बल्ब में किया जाता है। देखो बहुत सारे इनके उपयोग है, लेकिन मैंने आपको 3 उपयोग बता दिया। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जो हॉस्पिटल वगैरह में जो कि आर्टिफिशियल के तरीके से सांस दिलवाते हैं ना, तो वहां आप वो भी लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हो कि हीलियम का उपयोग जो है नाइट्रोजन ऑक्सीजन के मिश्रण के साथ, ठीक है, मरीजों को सांस दिलवाने के लिए किया जाता है। तो आप इतना भी वहां पर लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, हो गया। अब इसके बाद आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो तो भैया तीसरे क्वेश्चन के क्या में आपको दिया है, किसी एक हेलो एरीन का हेलोजनीकरण का समीकरण लिखिए। यानी कि आपको हेलो एरीन का यहाँ पता होना चाहिए, और हेलो का मतलब होता है हेलो यानी कि हेलोजन, और एरीन का मतलब होता है एआर मतलब बेंजीन रिंग, यानी कि अगर कोई सा हेलोजन बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ हो तो इसको कहते हैं हम हेलो एरीन। ठीक है, एकदम आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो जरा बताओ हेलो एरीन, मैं एरीन के साथ कोई जोड़ सकता हूँ, यानी कि कोई सी भी अभिक्रिया आप ले सकते हो। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है पेपर में। तो आप यहाँ मान लीजिए मैं सीएल को लेता हूँ, तो सीएल को मैंने जोड़ा किसके साथ, बेंजीन रिंग के साथ जोड़ दिया, बेचारे को ये जोड़ दिया। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, इसका हेलोजनीकरण करना है, यानी कि आपको फिर से जो है यहाँ Cl लेना है, यानी कि Cl2 लेना है। ठीक है, ये लो मैंने ये ले लिया Cl2, और ये जो रिएक्शन होती है ना, ये रिएक्शन पता FeCl3 की उपस्थिति में होती है। ठीक है, ये लिख रहा है यहाँ, FeCl3 लिखना चाहते हो लिख लो,
और अगर आपको पता नहीं ना कि FeCl3 लिखना जरूरी है या नहीं, तो ज़्यादा जरूरी भी नहीं है, मतलब अगर आपके याद ना हो तो जरूरी नहीं है, और याद है तो फिर अच्छी बात है। ठीक है, यानी कि जब आप हेलोजनीकरण करते हो तो FeCl3 या CuCl2 या AlCl3 इस तरह का जो कैटालिसिस है वो लेते हो। या फिर अगर आप क्या करते हो, नाइट्रीकरण करते हो, तो नाइट्रीकरण में माध्यम किसका लेते हो, सल्फ्यूरिक एसिड का लेते हो। और अगर आप सल्फोनीकरण करते हो तो फिर तो आपको कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो पहले से बड़ा खतरनाक है ना। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब आप एक काम कर सकते हो क्या इसका, इस अभिक्रिया को बैलेंस करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप आक्रमण करवा दो इसका कहीं भी डायरेक्ट Cl का, या फिर दूसरा तरीका ये है कि जो Cl2 देख रहे हैं ना, इस Cl2 का अगर आप मैकेनिज्म करो पूरी तरह से, तो ये Cl2 पहले एक Cl को जो है पूरे इलेक्ट्रॉन अपने दे देगा और खुद धनायन हो जाएगा, और फिर खुद धनायन होने के बाद ये क्या करेगा, ये करेगा आक्रमण, और आक्रमण का मतलब अटैक, और अटैक कहाँ करेगा, ये Cl के पास अटैक करेगा, देखो यहाँ अटैक करेगा। ठीक है, लेकिन ये तो यार इसी के परिवार का सदस्य है, तो दोनों एक जगह अटैक कैसे कर सकते हैं, ये किसी और की जगह अटैक करेगा, है ना, ये किसी और जगह अटैक करेगा, क्योंकि ये तो इसी के परिवार का सदस्य हुआ ना। और अटैक करने के बाद ना पता क्या बनेगा, ऐसा बनेगा, देखो जरा, ये बनेगा ऐसा। ठीक है, जहां से हटेगा ये मान लो यहाँ जोड़ दिया मैंने, ये Cl हो गया, और ये क्या बनाएगा साइड में, HCl बनाएगा, क्या लो भैया HCl बनाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ क्या लिया, H लिया। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा क्या, Cl हो जाएगा, तो एक H इसके साथ चला जाएगा और यहाँ पर Cl जुड़ जाएगा। ये एक तरीका है सिंपल। और आप थोड़ी सी इसकी मैकेनिज्म समझना चाहते हो तो साइड में आ जाओ। साइड में आने का मतलब देखो, तो सबसे पहले यहाँ क्या होगा, ये जो Cl2 FeCl3 है ना, ये FeCl3 क्या होता है, लुईस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन ग्राही, ये लुईस इलेक्ट्रॉन ग्राही है। और हमारे पास क्या है यहाँ Cl, तो Cl और एक Cl, तो ये जो Cl है इनमें से एक, ये पूरी तरह अपने इलेक्ट्रॉन इसे सौंप देगा। जब इसे अपने इलेक्ट्रॉन सौंप देगा ना, तो हालत पता कैसी हो जाएगी इसके साथ, इसकी हालत ऐसी हो जाएगी Cl3, और ये पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन ले लिए इसने, और ये बेचारा जो है ये रहेगा आपका धनायन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, Cl धनायन हो जाएगा। या आप इसको ऐसा भी कर सकोगे, यहाँ लिख रहा है Cl4 और यहाँ लिख रहा है निगेटिव, सिंपल है, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब ये है न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, NU लिख लो इसको आप, NU न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब ये क्या करेगा, अटैक करेगा, कहाँ, बेंजीन रिंग पर, Cl है इसको नहीं छेड़ना है। ठीक है, इसको नहीं छेड़ना। आप एग्जाम में इतनी अभिक्रिया भी लिख सकते हो, आप परीक्षा में केवल जो मैंने ऊपर लिखा ना आप उसको लिख सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये देखो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये लो आप इसको यहाँ लिखो Cl2 बस। ठीक है, ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ क्या करेंगे आप, यहाँ आ जाएगा आपका Cl। ठीक है, ये आक्रमण करेगा यहाँ, और जब ये आक्रमण करेगा यहाँ, तो ये यहाँ जो जो यहाँ कार्बन है, वो जो कार्बन है वो हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा। ठीक है, और इसका वेलकम करेगा, आओ साहब आ जाओ। ठीक है, आपका यहाँ पर स्वागत है। और इसकी सीट पर जो बैठा हुआ था हाइड्रोजन, चल तू इधर साइड में। ठीक है, हाइड्रोजन को क्या कहेगा, इधर तू इधर साइड में आ जा और मुझे जोड़ना है Cl को। ठीक, और इस हाइड्रोजन को यहाँ अलग दिखाएंगे फिर इस तरह से। बताओ आपकी समझ में बात आ गई है? कहने का मतलब जैसे ही यहाँ ये अटैक करेगा तो वैसे ही ये यहाँ से भागने की कोशिश करेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपकी। अब इसके बाद उसको नहीं छेड़ना है, उसको नहीं छेड़ना है, वो क्या करेगा, उसका कमाल देखिए। अब ये फिर से क्या करेगा, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इसको त्याग देगा। जैसे कार्बन है ना, ये कार्बन तो खुद हाइड्रोजन को भगाना चाह रहा है, क्योंकि उसे नया मेहमान मिल गया, यानी कि नया कैंडिडेट Cl मिल गया। अब ये नए कैंडिडेट को तो रखेगा अपने पास, लेकिन जो इसका खुद का कैंडिडेट है, पुराने वाला कैंडिडेट, वो भाग जाएगा। जैसे आप कहते हो ना कि नया दोस्त मिलते ही भाई पुराने को लात मार दो। ठीक है, तो ठीक वैसा ही होने वाला है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये जो बॉन्ड आप देख रहे हैं, ये वापस वहां जाने की कोशिश करेगा, और जब ये वहां जाने की कोशिश करेगा ना, तो कोशिश में काम यहाँ पे रहेगा, क्योंकि कोशिश करने वालों की जो है ना,
कभी हार नहीं होती। ठीक है, अब यहाँ से जो ये बॉन्ड देख रहे हैं, ये चिपक गया जाके वहां, और यहाँ Cl तो है ही, और ये जो बेचारा H है ये प्रोटॉन के रूप में दर दर मारा फिरना। ठीक है, और जैसे दर दर मारा फिरेगा ना, तो बता कौन इसको साथ लगाएगा? ये जो FeCl3 FeCl4 आयन है ना, ये इसको अपने साथ लगाएगा। कैसे लगाएगा वो भी देखो कमाल। मैं यहाँ बना रहा देखो, Cl और ये है आपका यहाँ Cl, ठीक है, और ये क्या करेगा FeCl, ठीक है, इस FeCl3 ये आपको यहाँ से जो H था ना, इस H को क्या दे देगा? एक Cl दे देगा। तो जैसे ही आपको इसको H को ये एक Cl देगा तो ये बना लेगा क्या? HCl बना लेगा, साइड प्रोडक्ट, ये बना साइड प्रोडक्ट। ठीक है, नाम बताओ भाई का, नाम है इसका ऑर्थो ठीक है, और क्लोरोबेंजीन। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कह सकते हो 1,2 क्लोरोबेंजीन। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन। क्लोरोबेंजीन, ये जो मैंने अभी आपको मैकेनिज्म समझाई है ना, ये जरूरी नहीं है, आप चाहे इसको ना बताओ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देखो काम की चीज़ है, बहुत बढ़िया। भाई ये तो अगला क्वेश्चन जो है ठोस अवस्था से दे दिया आपको, तीसरे का क्या क्वेश्चन। FCC के लिए NaCl के एकक सेल का आयतन कितना है? 2.01 × 10⁻³ घन सेमी है। NaCl के लिए एकक सेल का घनत्व ज्ञात कीजिएगा। देखो कितने ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। यहाँ से ठोस अवस्था वाले पार्ट से ना 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, और इस बार हमने यहाँ न्यूमेरिकल लिया क्योंकि ये न्यूमेरिकल काफी इंपॉर्टेंट था, और कई बार ये कह रहा था कि साहब मुझे भी रख लो। इसने बड़ी रिक्वेस्ट की, तब जाके मैंने इसको सोचा कि चल यार, जो भी ज्यादा रिक्वेस्ट कर ही रहा, कुशामंद कर ही रहा कि चल भाई जो भी तो है देखा जाएगा, तू भी आजा जरा साइड में। ठीक है, तो उसने कहा धन्य होगा मेरा जीवन जो आपने मुझे भी यहाँ रख लिया, मुझे भी सेवा का मौका दे दिया। ठीक है, और अब ये सेवा का मौका आपको देगा। देखो FCC के लिए जब आपको ऐसा मिल जाए अंतः या फलक इस तरह का वर्ड मिल जाए, तो आपको फिर भी ये सोचना है कि भैया Z का मान कितना होता है। ठीक है, यानी कि इसके आधार पे आपको Z का मान निकालना होता है, और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। BCC या CCP या आपको FCC ये कुछ भी मिल सकता है, ये कुछ भी मिल सकता है, तो ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको पढ़ना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा, इसको याद करना पड़ेगा, क्योंकि FCC के लिए भैया तो Z का जो मान होता है ना, के लिए Z का मान होता है कितना? 4, और आयतन मतलब V, आयतन कितना है? 2.01 और गुणा 10⁻³ घन सेमी। और क्या चाहिए आपको? अणुभार चाहिए। अणुभार मतलब आपको अणुभार M चाहिए, और अणुभार के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? NaCl है। तो भैया सोडियम का और क्लोरीन का अणुभार आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर आपको अणुभार पता हो तो ठीक है, नहीं तो साइड में जाओ। ठीक है, मतलब अगर आपके पास कुछ है तो आ जाओ इधर, नहीं तो साइड में जाओ। तो साइड में नहीं जाना है, आपके पास है क्या? सोडियम का परमाणु भार होता है कितना? 23 होता है क्या? और भैया क्लोरीन का होता है कितना? ठीक है, अब आप इसको क्या कर लोगे? आप इसको ऐड कर लोगे, तो 0.5 तो आपका साइड में रहेगा, और 5 और 3 8 और 3 और 2 5, यानी कि 58.5। ठीक है, इतना समझ में आया। और आपको जरूरत पड़ती है यहाँ से किसकी? एवोगैड्रो नंबर। कितना होता है भाई? Na का मान 6.022 और गुणा 10⁻23 होता है। ठीक है, इतना क्लियर है। अभी आपको कुछ नहीं करना, केवल फॉर्मूले में मान रख देना है। देखिए जरा, ये आपको जो नीला दिख रहा है ना, D बराबर Z गुणा M और बटे V गुणा Na, बस ज्यादा टेंशन वाली कोई बात नहीं। Z का मान सीधा सा 4 है, तो लो भाई सीधा सा रख दिया। M का मान यहाँ से देखो कितना? 58.5 है क्या? रख दिया। V का मान कहाँ? ये रहा 2.01 गुणा 10⁻21, और Na का मान है कितना? 6.022 और गुणा 10⁻23। भाई बड़ा खतरनाक क्वेश्चन लग गया। तो ये तो कैलकुलेशन में ही भारी पड़ने वाला, पर मैं आपको एक तरीका बता रहा, देखो मजेदार, क्योंकि आपके पास ना वहां टाइम ही नहीं है। 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए आप इसमें गुणा भाग करते रहोगे तो भैया पूरा पेपर, अब पूरे पेपर को भी तो करना है,
तो ज़्यादा बड़ी गुणा भाग करोगे तो भैया सारा टाइम खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको मैं एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, उस शॉर्टकट तरीके से ध्यान को समझिएगा। देखो ये जो 4 है ना, इसको तो रखो जुगा तू, और जो 58.5 है ना, इसको भी फिलहाल चलो जुगा तू रखो बटे। अभी जो 2.01 यानी कि 2 रुपया 1 पैसा, इस तरीके से समझ सकते हो आप, ठीक है। यानी कि 0.01 जो है ना ये, या आप इसको पूरा 2 मान लो, सिंपल सी बात, ठीक है, मान लिया, ठीक है। गुणा 10 की घात माइनस के 21 और प्लस के कितने हैं भाई 23 है क्या। ये जो घात घात आप देख रहे हैं ना, इन्हें दोनों को एक साथ रख लो, तो माइनस के 21 और प्लस के 23 रख लिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो 6.022 है इसको भी 6 मान लिया, तो देखो कमाल समझ में आ रहा है आपकी, 2 और 2 दिया 6, है नहीं एकदम मजेदार। देखो कैलकुलेशन कितनी आसान होगी, तो 58.5 बटे, ठीक है, 10 की घात कितने बचे, तो 3 गुणा, ये 10 की घात बच गए, प्लस के बचेंगे क्या बताओ, प्लस के बच गए कितने, तो कुछ भी नहीं बचा, 2 बचा, 23 में से 2 बच गया, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको 58 का भी पॉइंट हटा लो, चलो तो चलो इसका भी पॉइंट हटा के मैं 1 0 बढ़ा रहा, अब ये होगा कितना 58,585, ठीक है, और बटे 3 और गुणा 10 की घात माइनस के कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अभी आपको भाग देना है, केवल इससे भाग देना है, 585 को जो है किससे भाग दे लो, 3 से भाग दे लो, तो 3 ही कम 3 हो जाएगा, कितना बचा 2, ठीक है, और 3 नेम 27 हो जाएगा, ठीक है। कितना बच गया, 1 बच गया, क्या बच गया 5 का 5 दिया 15, ये तो पूरा का पूरा कट गया भाई, है ये तो पूरा का पूरा कट गया, तो 5 दिया 15, ठीक है। 195, तो 195 गुणा 10 की घात माइनस के 3, आप इसका एक काम कीजिएगा, आप इसका एक काम कीजिएगा, जो घात देख रहे हैं ना आप, इस घात को यहां लाइए, शुरू में 3 अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो 1 2 3, तो 0.195 इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा। लेकिन आप एक चीज यहाँ पर भूल रहे हो, बताओ क्या भूल रहे हो, आप भूल रहे हो क्या, इसका मात्रक भी भूल रहे हो, और घनत्व का मात्रक होता है कितना, ग्राम प्रति घन सेमी, ग्राम प्रति घन सेमी, हमें यहाँ इसका आयतन लिखना है, ठीक है। और आयतन पता हमें घन सेमी कहाँ से पता चला, हमें यहाँ से पता चला, ये तो घन सेमी है यानी कि आयतन है, और ग्राम, ग्राम क्या है आपका यहाँ पर, ग्राम क्या क्या है आपका, ये जो घन सेमी ले रखा है, ग्राम क्या चीज है, ये जो आपका अणुभार है इसकी यूनिट है, ठीक है। देखो कैलकुलेशन को मैंने हर पॉइंट को आपको समझाया है, हर गुणा भाग भी छोटी बड़ी करके आपको पूरी तरह से समझाई है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में मिल सकता है, बड़ी रिक्वेस्ट की थी इस क्वेश्चन ने यहाँ आने के लिए। देखो मैंने पूरा क्वेश्चन दिखा दिया आपको, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसको जो मिटाता हूँ। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा, अनंत अनुता पर HCl NaCl CH3COO के चालकत्व क्रमशः 380.5 109.8 78.5 इकाई है, CH3COOH के तुल्य चालकत्व की गणना कीजिए, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन को देख के एक बात याद आ गई होगी कि ये क्वेश्चन ना कोलराउस के नियम पर आधारित है ना, कोलराउस के नियम पे आधारित होते हैं ये। तो चलो देखो, खैर ये क्वेश्चन जैसे भी है, भाई अनंत अनुता की बात कर रहा हूँ, हमारे पास यहाँ फॉर्मूला है किसका, अनंत अनुता का, और हमें किसके लिए क्या निकालना, CH3COOH, ठीक है। इसको करने के ना मैं आपको 2-3 तरीके बताने वाला, बहुत ध्यान से देखियो, ठीक है। मैं 2-3 तरीके बताऊंगा, बस जो भी आपके दिमाग में बैठ गए ना तो बस मजे आ जाएंगे फिर आपके। देखो तो सबसे पहले हमारे पास, चलो एक काम करते हैं, मैं यहाँ एक चीज लिखता हूँ, देखो CH3COOH हमें ये निकालना, इसको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं बताओ, हमें इसको निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए एक तो CH3COO, ये हमें किस में मिलेगा, ये हमें यहाँ मिल रहा है, देखो बताओ मिल रहा क्या, CH3COO Na के साथ है, ठीक है। तो एक तो हमें चाहिए CH3COO, तो लो मैं इसको लिखता हूं यहाँ COO, Na तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि वो तो खुद ही इसके साथ आ रहा है, नहीं बात, जब वो आएगा तो ये तो आएगा, अब इसका पीछा नहीं छोड़ने वाला, इसको काटना पड़ेगा, ये जब ही दूसरा इसका पीछा छोड़ेगा, ठीक है। देखो अब क्या होगा, अब हमें चाहिए एक H निकालने के लिए क्या कीजिएगा, H निकालने के लिए हमारे पास यहाँ एक तरीका है ना, H निकालने के लिए हमारे पास HCl है, बताओ है क्या HCl,
तो HCl है हमारे पास, ठीक है। तो यानी कि HCl हम इसमें क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे HCl, ठीक है। अब ये समस्या है हमारे पास ये समस्या है कौन, एक तो ये Na और ये एक HCl। अब इनको हटाना है, इनको हटाने का मतलब हमारे पास और अगर एक ऐसा कोई यौगिक होना जिसमें Na भी हो और जिसमें Cl भी हो और उसको घटा लो। बताओ भाई, Na और Cl को घटाने का कोई तरीका है कि जी है, ये देखो NaCl है तो NaCl माइनस कर दोगे। बताओ ये तरीका आपके समझ में आ रहा है? देखो फॉर्मूला भी नहीं लगाना मैं, ठीक है। मैं क्या कर रहा, केवल ये निकालना चाह रहा मैं ये। भाई जरा गौर करो, यहां से तो मिल रहा मुझे CH3COO मिल गया और H मुझे यहां से मिल गया, लेकिन ये Na और ये Cl ये बीच में अड़चन बने हुए हैं, ये बीच में दीवार का काम कर रहे हैं। अब ये दीवार कैसे खत्म करी जा, ये दीवार ऐसे खत्म करी जा, अगर हमारे पास कोई ऐसा यौगिक हो जिसमें Na भी हो और Cl भी हो और उसे घटा लो उठा के, बस कट जाएंगे खुद ही, है नहीं मजेदार बात? देखो तो इसका मान कितना दे रखा, देखो जरा यहाँ कहाँ इसका मान, ये रहा क्या, पहले तो है HCl का, यानी कि जो पहला मान है वो HCl का है और HCl हमारा यहाँ, चलो मैं ये लिख रहा 380 और 0.5। इसके बाद है NaCl का, NaCl लास्ट में तो यहाँ माइनस है 109.8 और सबसे आखिरी का है CH3COO Na, तो इसको रखो शुरू में 78.5, ठीक है। तो आप क्या करो, पहले इन्हें जोड़ लो और जोड़ने के बाद जो भी आपके पास आएगा ना, इसको क्या कर लो, देखो यहाँ जोड़ेंगे 78.5 में 0.5 और 0.8 इसे जोड़ो तो 0.1 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 9, ठीक है। 8 7 15, ठीक है, 15 का 5 का और यहाँ हो जाएगा आपका 4, यानी कि 400, ठीक है। कितना आ जाएगा आपका 459 आ जाएगा और माइनस 109.8 ये आप घटा लो। और भाई जब आप इसमें से घटा लोगे ना, जो भी मान बचेगा ना आपका, ठीक है, वो जाएगा लगभग 349 के आसपास आएगा का, देखो घटाओ 349 के आसपास आ रहा इसका मान, 349.2 के लगभग 2, ठीक है, इकाई यूनिट। कैसे घटा लो, जब आप इसमें से इसको घटाओगे 109.8 तो ठीक है, कितने बचेंगे 0.2 बचेगा यहाँ, क्योंकि 10 में से आप 8 घटाओगे तो 2 बचेगा, पॉइंट लगेगा, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा आपका कितना 349 आ जाएगा आपका लगभग, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा कितना। अब आपको क्या करना है, मैं इसको मिटा देता हूँ। आप चाहो तो इसको इस तरह से लिख सकते हो, ये जो हमने नीचे करके देखा है ना आपको भी, तो आप चाहो तो इसको ऐसा कर सकते हो, या आप इसको फॉर्मूले के हिसाब से लिखना चाहते हो तो देखो हमने यहाँ क्या करा था, यहाँ ये था हमारे पास, तो हमें ये लिखना पड़ेगा CH3COO Na, ठीक है, प्लस प्लस ये वाला, ये क्या है अनंत अनुता पर HCl, अनंत अनुता पर HCl, इसके बाद क्या है अनंत अनुता पर NaCl। इस तरीके से भी आप इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। यहाँ मान रखेंगे 78.5 और प्लस 380.5 और माइनस कीजिएगा तो 109.8 और इनको ऐड करा तो 459 और माइनस 109.8 और दोनों घटाइएगा तो 349.2 इकाई या यूनिट, जो भी आप लिखना चाहते हो। तो आप या तो इसको ऐसा कर सकते हो या कर दिया मैंने, आप इसको एग्जाम में किसी भी तरीके से लिख सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक तरीका और है आपको, आप इनका आयनीजेशन कर सकते हो, इसको पहले तोड़ सकते हो, यानी कि आप इसको पहले CH3COOH को भी तोड़ सकते हो आयन के रूप में, CH3COO नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ऐसे ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे भी आप इसको जो सोल्व कर सकते हो, ठीक है। फिर जो बचेगा उसको बचे जो सेम है वो आप चाहे तो प्लस माइनस करके यहाँ पर इनको काट सकते हो, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन फिलहाल मैंने आपको जो शॉर्टकट तरीका था, ये 2 तरीके थे, इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसको ऐसे भी, ये तरीका ज्यादा अच्छा है, ठीक है। जो आपने नीचे वाला तरीका है ये आपको ज्यादा अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया। तो देखो अब वीडियो जो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो आगे एक क्वेश्चन है ना, इसके लिए हम अगला वीडियो बनाएंगे, तब उन आगे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि आप लोग भी जो है ना बोर हो गए होंगे कि भाई पता नहीं इतने सारे क्वेश्चन हो चुके हैं,
देखो वीडियो बड़ा हो जाए लंबा हो जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हर क्वेश्चन जो है ना पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। अगर हम चाहें तो आपको ये जो गुणा भाग यहाँ करा के दिखाते हैं ये ना भी दिखाएं तो आप कर लोगे, मुझे पता है। लेकिन फिर भी मैं इसलिए करता हूँ कि आपके जैसे कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो पूरी तरह से डाउट अपना क्लियर करना चाहते होंगे, ठीक है। तो मेरा केवल यही उद्देश्य है। देखो जाते जाते मैं इतनी सी बात आपको और बता दूँ, ये पहले से ही बताता रहा हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हो तो पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे जब भी मैं वीडियो डाल लूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, ठीक है। और आपकी तैयारी जो है वो और बेहतर होती रहेगी, क्योंकि वीडियो यहाँ डेली अपडेट होता है, डेली डाला जाता है, ठीक है। आपकी मैराथन क्लास जो है डेली यहाँ पर दी जाती है, ठीक है। और अगर आपके कोई मित्र कोई दोस्त हो उनके साथ भी जो है वीडियो को भेज दिया करो। और अगर आपको वीडियो जरा सा भी अच्छा लगता है तो इसको लाइक वगैरह भी कर दिया करो, ठीक है। ये कोई जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं है या कहने वाली बात नहीं है। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही, फिर हम इसके सेकंड पार्ट की वीडियो बनाएंगे, उसमें चर्चा करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इसकी तैयारी कीजिए, ठीक है। ओके।